हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर प्रश्न है और एक टारगेट का मॉडल पेपर है। तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद करना है और उसे पढ़ना है, क्योंकि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। योगदान इसलिए कि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इसे अनदेखा नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हो जाइए तैयार। हम आपके साथ रोज़ एक नई वीडियो लाते हैं जिससे आप इसका रिवीजन कर सके। तो आज मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं, तो आप सभी तैयार रहिए। यह टारगेट का मॉडल पेपर है। इसके एक सेट में 100 प्रश्न है। इसके एक सेट में 100 प्रश्न है और कुल 5 सेट है। 5 सेट है तो हो जाएगा 500 प्रश्न। तो 500 प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो आपको अच्छी तरीक़ा से इसे पढ़ना है। यह 10वीं का मॉडल पेपर है टारगेट का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पहले हमने साइंस का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये साइंस का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। निम्न में से कौन सही नहीं है? ये जो अब दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से कौन सही नहीं है तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें से कौन सही नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, Na2CO3 इंटू 10H2O। यह सही नहीं है, सही है, सॉरी। निम्न में से कौन सही है तो Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। यह सोडियम कार्बोनेट का यह सूत्र है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो यह सही है, बाकी बात इसमें सब गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ये सब ऑप्शन में से कौन जो विजातीय है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह विजातीय है इसमें, ठीक है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है तो 13, ठीक है। बढ़ते आगे की ओर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। सोडियम क्लोराइड है तो हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे की ओर। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है? आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कमरे के ताप पर ब्रोमीन जो होता है द्रव अवस्था में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है ब्रोमीन। कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन, ठीक है। बढ़ते आगे की ओर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोल्डर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम। लिथियम हो या सोडियम हो, इस सबको चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को, और सोडियम को भी काटा जा सकता है। ठीक है। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिनमें इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिसमें क्या होता है? तो एक सिग्मा एक पाई आबंध है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक सिग्मा एक पाई आबंध है। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। अगर आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n, ये जो लिखा हुआ है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो यह एल्केन का है। ठीक है, CnH2n+2 एल्केन का है। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि CnH2n जो ये लिखा हुआ है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एल्केन। और एल्कीन का क्या हो जाएगा? CnH2n। और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, एल्काइन का क्या हो जाएगा? ये जो प्लस है यहाँ पर माइनस लिखा आ जाएगा एल्काइन में, तो यह ये प्लस है तो एल्केन का हो जाएगा, अब माइनस रहेगा तो एल्काइन हो जाएगा CnH2n-2 एल्काइन, और एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। ठीक है, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CuSO4 × 5H2O। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CuSO4 × 5H2O। ठीक है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो है वह कैसे होते हैं? तो वह क्षारीय होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है क्षारीय धातु। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? तो NO2CO3। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, Na2CO3। -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो हीरा। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन होता है, इसीलिए यह बहुत कठोर होता है। ठीक है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो हीरा होता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन किसी भी वस्तु या को कठोर बनाता है। अक्रिय तत्व कौन है? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अक्रिय तत्व कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में
तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है तो परमाणु संख्या। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसे मतलब किस तरीके से सजाया गया था तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके 10वीं की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था, आधुनिक के बाद किया है तो परमाणु संख्या के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। इससे पहले जो वैज्ञानिक थे वो सजाए थे तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। और किसने सजाया था तो मोसले ने सजाया था। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है तो मोसले को कहा जाता है। इन्होंने ही परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया था, ठीक है। बढ़ते आगे की ओर। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है कैसा तत्व होता है तो यह अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है, ठीक है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालन होता है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है तो ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है तो क्लोरीन। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है तो 8 वर्ग है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 के बराबर। 7 से ऊपर 7 से ऊपर का मान होता है क्षारीय। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी तो 1970 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुलन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुकुलन में, ठीक है। बढ़ते आगे की ओर। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो किससे संबंधित होता है तो यह उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क संबंधित किससे होता है, उसका कार्य क्या होता है तो उत्सर्जन। जो हानिकारक द्रव्य होता है शरीर के वह वृक्क के ही माध्यम से निकलता है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए जो पोषक होता है तो आवश्यक क्या होता है तो CO2, क्लोरीन, सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है तो साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनेटिक दरार। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर में, ठीक है।
द्विखंडन होता है। द्विखंडन जो होता है किस में होता है? तो अमीबा में होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? तो अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स होता है वह अवशेषी अंग है। यह पहले के ज़माने में, जो बहुत पहले जब मनुष्य कच्चे मांस खाते थे तो उसे पचाने के लिए जो अपेंडिक्स जो होता है उसे पचाने के लिए काम में आता था। लेकिन अब कोई कच्चे मांस नहीं खाता है तो इसके लिए यह अवशेषी अंग रह गया है, जिसे हटा दिया जाता है, ऑपरेशन करके भी हटा दिया जाता है। इसका कोई काम नहीं रहता है अपेंडिक्स का। तो मनुष्य के आहार नाली में अवशेषी अंग क्या है? अब तो अपेंडिक्स है। इसका अब कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि आप कोई भी मनुष्य कच्चे मांस नहीं खाता है। तो पहले, बहुत पहले जो मनुष्य थे वो कच्चे मांस खाते थे, तो अपेंडिक्स उसे पचाने का कार्य करता था। तो अब कच्चे मांस कोई नहीं खाता है तो इसका कोई कार्य नहीं है, यानी अवशेषी अंग है। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जंगली जानवर। यह उपभोक्ता की श्रेणी में रहेगा। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा किसे कहते हैं? जो कल पर आप देखिएगा जो काई लगता है उसमें छोटे छोटे एकदम पौधे होता है, जो बहुत छोटे होते हैं, जो काई लगता है उसी को ही हाइड्रा कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। पराग कोश में होता है, पराग कोश में होता है परागकण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पराग कोश में होता है परागकण। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों बनता है। तो इसमें बी हो गया CO और सी हो जाएगा NH3। तो बी और सी दोनों इसमें बनता है एमिनो अम्ल के विखंडन से। ठीक है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब ठीक है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्री में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो स्त्री में। ठीक है, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म हो सकते हैं? मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में, ठीक है, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म हो सकते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 23 जोड़ा यानी 46। ठीक है, तो इसमें पूछा गया मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों को कितने युग्म होते? युग्म यानी जोड़ा, कितने जोड़ा होता है? युग्म यानी जोड़ा। तो 23 जोड़ा यानी 46 होता है। ठीक है,
वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण जो होता है कौन से उत्पादक होता है? हिरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण कौन से उपभोक्ता होता है? तो प्रथम उपभोक्ता होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल वहन करने के लिए। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घास। घास जो है उत्पादक है। ठीक है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसमें से केचुआ जो होता है उभयलिंगी जंतु है। ठीक है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो यह फूलों द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किससे होता है? तो फूलों द्वारा होता है। और आपका आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग आप सभी को पता होगा कि विक्र द्वारा ही हानिकारक पदार्थ निकलता है। तो उत्सर्जी अंग कौन है? तो विर्क है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विक्र। तो मैंने एक सेट करा दिया है जिसमें साइंस में 80 नंबर का पूछा जाता है, तो जिसमें से मैंने एक सेट करा दिया है। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ये है पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिएगा, पार्ट 1। ठीक है। और ये पार्ट 2 है। तो मैंने एक सेट समाप्त कर दिया है, अब दूसरे सेट में अगले बार होगा। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि अगर आप भी 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर कोई तो टॉप नहीं कर सकता है, लेकिन आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि कहीं आप सभी में से भी टॉप कर सकता है। तो आप अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और नियंत्रण प्रयास करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और अंत में आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हम लोगों को ज़्यादा मोटिवेट करता है कुछ और नया करने के लिए। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो इसी के साथ आप सभी से निवेदन करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।